ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमारे पास हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वो कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल से थे, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट था हमारे पास म्यू, यानी कि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, जहां पर आपके पास सी इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸ and divided by velocity of light in that medium. अगर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकाल रहे हैं तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्या आ जाएगी बच्चे, आपके पास ग्लास आ जाएगी। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर निकालना चाहते हैं देन वी विल बी हैविंग सी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वाटर। मतलब कि इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव आपके पास क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा। तो वी हैव दी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमारे पास आ जाएगा। फिर हमने एक और बात समझने की कोशिश की, और वो ये कि हमारे पास जब भी रिफ्रैक्शन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज नोन एज टू बी दी स्नेल्स लॉ, जो कि एक साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था। एंड अकॉर्डिंग टू दैट साइंटिस्ट, अगर हमारे पास लाइट किसी मीडियम के अंदर किसी बाउंड्री के ऊपर जाकर गिरती है और हमारे पास वो बाउंड्री से दूसरी तरफ किसी दूसरे मीडियम में से गुजरती है, तो लाइट अनएक्सपेक्टेडली अपने पाथ को चेंज कर लेती है। और ये पाथ आपके पास चेंज क्यों होता है? नाउ दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर ये एंगल चेंज क्यों हुआ? तो स्नेल्स लॉ हमारे पास, जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की सेकंड स्टेटमेंट है, हमारे पास स्नेल्स लॉ ने बोला कि ये तो लॉजिकल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास म्यू यानी कि वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, जहां पर थीटा इज द एंगल मेड बिटवीन द लाइट एंड द नॉर्मल, बिटवीन द लाइट एंड द नॉर्मल। ये हमेशा एक रिफ्रैक्शन के दौरान इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हमारे पास स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट है, ये हमारे पास स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट है, जो कि हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बेसिकली सेकंड स्टेटमेंट है। सो अगर आप कहीं पर भी स्नेल्स लॉ लगाते रिफ्रैक्शन के एक इवेंट के दौरान, यहाँ पर हमारे पास ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर की तरफ हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये आपके पास रिफ्रैक्शन का एंगल है। सो वी हैव म्यू 1, सपोज कि ये 1 है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू, ये हमारे पास म्यू 2 एंड दिस इज म्यू 2 इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ आर। म्यू 2 इनटू हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, साइन ऑफ आर। और ये बड़े आराम से हमें बात समझ में आती है कि कैसे हमारे पास यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और हमको रिफ्रैक्शन की फिनोमिना समझ में आती है। और बड़ी सिंपल सी चीज है कि हमारे पास जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा, फिर समझो, हमारे पास जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा वहां पर एंगल छोटा होगा, और जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा वहां एंगल बड़ा होगा। तो साफ पता लग रहा है कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर आई एंगल इज लेस देन आपके पास आर एंगल, एंड देयरफॉर इस वजह से मेरे पास पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये हमारे पास कौन सा मीडियम बन जाता है? नाउ दिस बिकम्स द डेंसर मीडियम, ये हमारे पास डेंसर मीडियम है। और ये हमारे पास अब कौन सा मीडियम आ जाता है? तो ये आपके पास बन जाता है रेयर मीडियम। और ये हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का कमाल है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बड़े सिंपल तरीके से हमको समझाया जा सकता है कि अगर लाइट एक मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम पे एंटर करती है तो बाउंड्री के ऊपर आकर वो लाइट अपने पाथ को चेंज करती है। ये अपने पाथ को क्या करती है बच्चे, चेंज कर जाती है। और हमारे पास इस वजह से, क्योंकि वो अपने पाथ को क्या कर रही है बच्चे, चेंज कर रही है, इस वजह से हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं।
ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और इसको स्नेल्स लॉ से समझाया गया कि अगर आप प्रोडक्ट लेते हो किस किस का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का विद द साइन ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइट विद द नॉर्मल, तो इनका प्रोडक्ट एक रिफ्रैक्शन के अंदर सेम रहता है, एक रिफ्रैक्शन के अंदर सेम रहता है। ये हमारे पास एक रिफ्रैक्शन के अंदर सेम रहेगा। तो इसको जरा चेक कर लेते। तो इसका मतलब है हमारे पास कि यहाँ पर पहले लेवल के ऊपर मुझे ये बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कैसे? सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक मीडियम है, चलो ऐसा करते हैं मीडियम वर्टिकल ले लेते हैं ताकि बच्चे के दिमाग से रटाफिकेशन को निकाला जा सके। और मेरे पास यहाँ पर एक नॉर्मल है, नाउ दिस इज द नॉर्मल। ठीक बेटा, हमारे पास यहाँ से आपके पास लाइट जा रही है, ये देखिए ये लाइट आपके पास जा रही है, बड़े मजे से जा रही है। और लाइट हमारे पास यहाँ से ऐसे निकल गई, अब ये लाइट ऐसे मुड़ गई, यानी कि ये लाइट आगे जाने के बजाय थोड़ा नॉर्मल के पास आ गई। ठीक, तो हमारे पास जी ये आपके पास पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और हमारे पास ये एंगल आपके पास कितने के बराबर है जी? 60 डिग्री। ये एंगल कितने के बराबर है जी? 30 डिग्री। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। और मुझे बताना है जो सेकंड आपके पास मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है। और ये लाइट अपने पाथ को ट्रेवल करती हुई यहाँ की तरफ को जा रही है, ये लाइट अपने पाथ को ट्रेवल करके यहाँ जा रही है स्लाइटली, ये नॉर्मल की डायरेक्शन के अंदर बेंड कर गई, ये नॉर्मल की डायरेक्शन के अंदर बेंड कर गई इस तरफ। तो कैसे करेंगे? तो मेरे पास आ जाएगा μ1 साइन ऑफ 60 डिग्री राइट is equal to μ2 into साइन ऑफ 30 डिग्री राइट, μ1। तो हमारे पास यहाँ पर 3/2 साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2, μ2 मुझे नहीं पता, और साइन ऑफ 30 डिग्री हाफ। तो ये 2 से 2 कैंसिल, और आपके पास μ2 की वैल्यू कितने के बराबर है? 3√3 अपॉन बच्चा हमारे पास 2। तो ये सेकेंड मीडियम का मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको होप सो ये बात पता लग रही है? ये बात अगर आपको पता लग पा रही है तो बहुत बढ़िया बच्चे, आगे चलते हैं। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन ये है कि ये मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास ऐसे आ गया, और हमारे पास यहाँ पर हुआ क्या? ये नॉर्मल है, यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ से लाइट जा रही है, मुझे आगे का पाथ नहीं पता, और ये लाइट हमारे पास यहाँ पर आपके पास जा रही है, और ये एंगल मेरे पास है 45 डिग्री का राइट। तो ये एंगल मेरे पास है यहाँ पर 45 डिग्री का, और हमारे पास ये पहला मीडियम है जिसमें म्यू की वैल्यू √3 है, और ये दूसरी है जिसकी वैल्यू आपके पास है √2। ऐसे ले लेते, कुछ ऐसा बना लेते। और टीचर मुझे बोलता है कि भाई आप बताएं कि लाइट का आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर हो? ये पहला मीडियम, दूसरा मीडियम। तो μ1 into साइन ऑफ 45 डिग्री is equal to μ2 साइन ऑफ थीटा। μ1 √3 साइन 45 1/2 साइन 1/√2 is equal to μ2 आपके पास √2 के बराबर है, एंड वी हैव साइन ऑफ आपके पास थीटा राइट। तो अब बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा? सो √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा राइट। तो अब बताओ कि थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 60 डिग्री। इसका मतलब जैसे ही लाइट आगे जाएगी तो अब वो लाइट नॉर्मल के साथ 45 का नहीं, थोड़ा सा बड़ा एंगल बना देगी, एंड दिस एंगल इज ऑफ द एंगल 15 डिग्री। तो मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यहाँ पर पहले लेवल पे टीचर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आपकी तरफ भेजेगा, जिसमें से पहला न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल सा कि हमारे पास यहाँ पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन ये दोनों आपको पता है तो आप क्या कर दो बच्चे, यहाँ पर एंगल और आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, बहुत आसान चीज है जिसको आप में से कोई बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। फॉर्मूला एक ही याद रखना कि लाइट जब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ थीटा,
इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दैट एंगल। तो ये बच्चा हमारे पास, सॉरी ये 15 डिग्री नहीं, 15 डिग्री ज्यादा बड़ा बन जाएगा, द एंगल विल बी 60 डिग्री। मुझे बोलना चाहिए था कि एंगल 15 डिग्री बढ़ जाएगा, तो मैंने गलती से 15 डिग्री लिख दिया, आंसर 60 डिग्री। आगे चलते हैं। सो आगे अगर हम चलें और चीजों को फिर फोकस करने की कोशिश करें तो मुझे क्या चीज समझ में आती है, तो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चे, वी टॉक अबाउट अ इफेक्ट, मतलब कि हम यहाँ पर एक इफेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर क्यों ना बच्चे हम समझने की कोशिश करें द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट the refraction of the light from the slab, यानी कि एक स्लैब में से आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसा काम करेगी। सो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्लैब, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई स्लैब है और उसमें लाइट आपके पास एंटर करती है, तो वो लाइट आपके पास कैसे रिफ्लेक्ट करेगी। तो जरा चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास सपोज कि यहाँ पर आपके पास एक स्लैब है, देखिए ये बच्चा हमारे पास सपोज कि इस तरीके से आपके पास क्या है, स्लैब आ गया। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आगे बच्चे आपके पास स्लैब आ गया, ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर क्या आगे बच्चे आपके पास स्लैब आ गया, ये देखिए दिस इज दिस स्लैब। और इस स्लैब के बच्चा हमारे पास यहाँ पर कोई थिकनेस है, और ये थिकनेस बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो ये थिकनेस हमारे पास टी के बराबर है, ध्यान से सुनना बच्चे इसको। और हमारे पास अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला बच्चे, ये आपके पास म्यू के बराबर है। म्यू की वैल्यू क्या है वो बात की बात है, पर ये म्यू के बराबर है। अब हमारे पास जो लाइट है वो इस पर्टिकुलर ग्लास स्लैब के ऊपर आकर गिरती है, ये देखिए ऐसे सपोज कि लाइट ऐसे गिरी और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये नॉर्मल बन गया, ये नॉर्मल है, और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर से ज्यादा है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये यहाँ कहीं पर आकर गिर जाएगा, और ये दोबारा से बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। और फिर क्या होगा, फिर बच्चा हमारे पास लाइट रेयर मीडियम की तरफ जाएगी, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक बात ध्यान रखना, एक बात फोकस करना कि हमारे पास यहाँ पर आपके पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। ये मेरे पास एंगल है आपके पास आर, तो टेक्निकली ये एंगल भी बच्चा हमारे पास क्या जाता है। यहाँ पर कुल मिलाकर कितनी रिफ्रैक्शंस हुई है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन हुई, यहाँ पर मेरे पास डबल रिफ्रैक्शन हुई, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर। और जो डबल रिफ्रैक्शन हुई है बच्चे, उनमें दोनों बाउंड्रीज आपस में पैरेलल, तो यहाँ पर दोनों बाउंड्रीज आपके पास क्या बच्चे, दे आर पैरेलल, दे बोथ बाउंड्रीज आर पैरेलल टू ईच अदर। आपके पास यहाँ पर ये दोनों बाउंड्रीज एक दूसरे के क्या बच्चे आपके पास पैरेलल, तो वी राइट डाउन दे बोथ द बाउंड्रीज आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये बाउंड्रीज हमारे पास एक दूसरे से पैरेलल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये मेरे पास आ गई आपके पास पहली बाउंड्री, फर्स्ट बाउंड्री, और ये मेरे पास यहाँ पर कौन सी बाउंड्री आ गई, नाउ दिस इज द सेकंड बाउंड्री, और दो बार रिफ्रैक्शन हो गई। तो बेसिकली लाइट का जो पाथ है वो डिविएट हो गया, कैसे मैं आपको बताता हूँ लाइट का पाथ कैसे शिफ्ट हो गया। देखते हैं, ओरिजिनली जो लाइट है बच्चे उसको यहाँ से चलाया गया, और उसका पाथ कौन सा था बच्चे, ये वाला, मानते हो बच्चे आप, यस और नो। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो लाइट ने कैसे जाना था, आपकी लाइट ने आपके पास इस येलो कलर के पाथ से जाना था, लेकिन जब ग्लास स्लैब आ जाती है तो लाइट अपने पाथ से कितना डिविएट हो जाती है, तो ये अपने पाथ से इतना डिविएट होगी, ये हमारे पास अपने पाथ से इतना डिविएट होगी, एंड दिस डिविएशन इज नोन एज टू बी एक्स, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, लेटरल शिफ्ट, लेटरल साइड वाइज। तो हमारे पास यहाँ पे लाइट आपके पास क्या हो चुकी है, ये लाइट बच्चे हमारे पास यहाँ पर हो चुकी है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट का मतलब है ये लाइट बच्चा हमारे पास एक तरफ
हो झुक चुकी है, एक तरफा बच्चे आपके पास जा चुकी है। अब ध्यान से समझते हैं कि आगे का पॉइंट कैसे करें। तो हमारे पास ये वाली लाइट, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर इस डायग्राम में कुछ पॉइंट्स लेते हैं, जैसे ए बी सी, और ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया डी। हमें एक्स चाहिए, लेटरल शिफ्ट, कितना बच्चे शिफ्ट कर दिए। यह हमारे पास लाइट का ओरिजिनल पाथ है, यह लाइट का बच्चा हमारे पास ओरिजिनल पाथ है, और ये हमारे पास लाइट का शिफ्टेड पाथ है, और ये बच्चे लेटरल शिफ्ट। ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो हमारे पास यहाँ पर ये टोटल एंगल कितने के बराबर है, तो ये तो आई है, तो ये छोटा सा एंगल कितने के बराबर है, तो आंसर है आई माइनस आर। ये हमारे पास आई माइनस आर। स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी। जरा ट्राइंगल लेते हैं बच्चे हम, कौन सा, ए बी एंड सी। अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी ले लेता हूँ, इसमें ए बी आपके पास किसके बराबर है, ये बच्चे आपके पास थिकनेस ऑफ द ग्लास शीट, और बच्चे हमारे पास ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बच्चे हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ आर। और वी कैन राइट डाउन ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन कॉस ऑफ आर, और ए सी इज इक्वल टू ए बी विच इज टी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ आर। और ये बच्चा हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी क्या आ जाती है बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। जो ए सी है ये बच्चा हमारे पास इसकी क्या बन जाती है, फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन मुझे ए सी तो चाहिए नहीं, मुझे सी डी चाहिए। अब मैं दूसरी ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल आपके पास दूसरी ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल है आपके पास, ए सी डी, और ए सी डी के अंदर सी डी अपॉन बच्चे हमारे पास ए सी, तो सी डी अपॉन ए सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, and this is equal to sin of I minus of R। तो हमारे पास sin I माइनस ऑफ R, तो मेरे पास CD जो मुझे चाहिए वो आ गया AC sin ऑफ I माइनस ऑफ R। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चे अब AC किसके बराबर है, अगर बात की जाए कि हमारे पास AC किसके बराबर है, T अपॉन कॉस ऑफ R। तो मेरे पास आ गई ये सेकेंड इक्वेशन, और हमारे पास सी डी इज इक्वल टू ए सी विच इज टी अपॉन कॉस ऑफ आर, और ये बच्चा हमारे पास साइन ऑफ कितना आ जाएगा, आई माइनस ऑफ आई माइनस ऑफ आर। तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ गया, सी डी इज इक्वल टू टी कॉस ऑफ आर डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ आर साइन आई माइनस आर। और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसका लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला तैयार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द लेटरल शिफ्ट, नाउ दिस इज द लेटरल शिफ्ट इन द लेटरल शिफ्ट इन द लेटरल शिफ्ट इन द रे ऑफ लाइट, द लेटरल शिफ्ट इन द रे ऑफ द लाइट, यानी कि रे ऑफ लाइट के अंदर आपके पास कितना शिफ्ट आ गया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर लेटरल शिफ्ट को अगर देखा जाए तो छोटे फॉर्म में भी किया जा सकता है, यानी कि अगर हमारे पास फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, अगर एंगल्स बहुत स्मॉल है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, हमारे पास अगर एंगल्स की वैल्यू बहुत छोटी है तो हमारे पास साइन ऑफ आई माइनस आर किसके बराबर होगा, तो यह अप्रोक्सीमेटली आई माइनस आर, और कॉस ऑफ आर ये अप्रोक्सीमेटली, बल्कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बच्चे आपके पास हो जाते हैं, तो ये बच्चे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो हमारे पास सी डी इज इक्वल टू टी इंटू आई माइनस ऑफ आर। फिर हम कौन सा लॉ लगा देते हैं, स्नेल्स लॉ, यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। और अगर हम स्नेल्स लॉ लगा दें तो कैसे लगेगा, बाहर मेरे पास एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1, एंगल यहाँ पर आई के बराबर है, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के बराबर है। तो हमारे पास स्नेल्स लॉ के हिसाब से 1 आपके पास साइन ऑफ आई या फिर अप्रोक्सीमेटली आई इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ आपके पास आर, और या फिर आई इज इक्वल टू म्यू इंटू आर।
वैल्यू डाल देते हैं, तो सी डी इज इक्वल टू टी, और आई की जगह मेरे पास म्यू आर माइनस ऑफ आर, एक फॉर्मूला, सो टी म्यू माइनस 1 इंटू आर, या फिर मैं आर की जगह आई बाई म्यू भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास सी डी इज इक्वल टू टी एंड आई की जगह अगर मैं म्यू आर लिख सकता हूँ तो आर की जगह आई अपॉन म्यू। तो मेरे पास यहाँ से टी और बच्चे आई बाहर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई म्यू। लेकिन ये तभी वैलिड है जब हमारे पास एंगल्स बहुत छोटे हो। अगर एंगल्स बहुत लार्ज है, क्या इस पे कोई न्यूमेरिकल आएगा? नहीं, बिल्कुल भी। ये सीधी सीधी आपको डेरिवेशन आएगी, इस पे आपको कोई न्यूमेरिकल किसी किस्म का नहीं आएगा, किसी किस्म का आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आ सकता है, क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो हमारे पास, हाँ बोलो नितिका, बोलो शाबाश। सर क्या ये जो इमरजेंस एंगल है उसके इक्वल होगा? इसके बच्चे सर जो एंगल ऑफ इमरजेंस बना है जब वो वापस से एयर में है। ये पॉइंट भी हम डिस्कस करते हैं नितिका, ये बिल्कुल तेरा बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्वालिफाई नहीं करता है बच्चा हमारे पास कि आप इसको किसी भी न्यूमेरिकल में करें, तो आपको ये डिराइव करना होना चाहिए। अब आते हैं बच्चे हमारे पास, बिल्कुल सही बोला हमारे पास नितिका ने कि हमारे पास जो ग्लास स्लैब मैंने बनाई, वहां पर हमारे पास क्या चीज हो रही है? हमारे पास ये एक स्लैब है और आपके पास ये स्लैब के आगे और पीछे से मीडियम है। देखना बच्चे, इसका मतलब बच्चा हमारे पास अगर यहाँ पर एयर है तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर भी एयर है, ठीक, एयर है और एयर है। और हमारे पास यहाँ से लाइट गई, मैं नॉर्मल वगैरह नहीं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से गई और आपके पास दोबारा से ऐसे निकल गई, और ये बच्चे हमारे पास, अब हम नॉर्मल बनाते हैं, अब नॉर्मल बना देते हैं। अब नितिका पूछ रही है कि क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्या एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर? यस, बिल्कुल बराबर। बिल्कुल, यहाँ पर मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डेफिनेटली इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर है बच्चे। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है बच्चे कि ये वैलिड कब तक है आपके पास? ये वैलिड बच्चे हमारे पास तब तक है जब तक जिन बाउंड्रीज के बीच में मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो बाउंड्रीज आपस में क्या हों बच्चे? पैरेलल। वो बाउंड्रीज आपस में क्या हों बच्चे? पैरेलल। मेरी बात को आप समझ पा रहे? हमारे पास ये बाउंड्री नंबर 1 है और नितिका ये बाउंड्री नंबर 2 है, क्योंकि ये दोनों बाउंड्रीज पैरेलल है और यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर। दूसरी कंडीशन, तो हमारे पास ये आई किसके बराबर हो जाएगा? ई के बराबर। ये आई बच्चे हमारे पास ई के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर ये पहली बाउंड्री है, ठीक, ध्यान से समझो, ये अब दूसरी बाउंड्री आ गई, ये बच्चे आपके पास तीसरी बाउंड्री आ गई, और ये बच्चे आपके पास चौथी बाउंड्री। मेरे पास यहाँ पर 4 बाउंड्रीज है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई बच्चे? आपके पास 4 बाउंड्रीज आ गई। यहाँ पर मेरे पास एयर है बच्चे, और नीचे की तरफ सब आपके पास यहाँ पर एयर है, और बच्चे यहाँ पर भी एयर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ2 और बच्चे μ3। सपोज कि लाइट आपके पास यहाँ से जा रही है, ये रिफ्लेक्ट करेगी, समझो यहाँ पर फिर ऐसे चलेगी थोड़ी सी, और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दी, और फिर यहाँ पर पहुंच। मेरी बात को समझ पा रही है बच्चे? ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। तो याद रखना, जो लास्ट एंगल ऑफ इमरजेंस होगा वो भी किसके बराबर होगा? आई के। और ऐसा क्यों हुआ नितिका? नितिका इसकी वजह बच्चे हमारे पास साफ है बेटा, क्योंकि हमारे पास पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी ये सारी बाउंड्रीज आपस में पैरेलल। अगर ये बाउंड्रीज आपस में पैरेलल नहीं है तो फिर ये लॉ ब्रेक हो जाता है। ये लॉ बच्चा हमारे पास तभी तक बाउंड्री, जब बच्चा हमारे पास रिफ्रैक्शंस हो रही हैं, और जो रिफ्रैक्शंस बच्चे हमारे पास हो रही हैं, उन रिफ्रैक्शंस के अंदर जितनी बाउंड्रीज इन्वॉल्व हो रही है वो सभी आपस में क्या बच्चे? पैरेलल। तो हमारे पास ये केस होगा नितिका, अदरवाइज हमारे पास नितिका ये केस वैलिड ही नहीं होगा। मेरी बात को समझ पा रही हो? मान लिया जाए, मान लिया जाए, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर ये पहली बाउंड्री आ गई, ध्यान से समझ,
ये हमारे पास आ गई पहली बाउंड्री, समझो। ये बच्चा हमारे पास आ गई पहली बाउंड्री, फिर बच्चा हमारे पास आ गई दूसरी बाउंड्री, और फिर बच्चा हमारे पास आ गई तीसरी बाउंड्री। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यहाँ पर बच्चा हमारे पास 3 बाउंड्रीज, और हमारे पास इन तीनों बाउंड्रीज के अंदर यहाँ पर आपके पास एयर है और यहाँ पर भी मेरे पास एयर है। ठीक बेटा, ये मेरे पास आ गया म्यू इज इक्वल टू, चलो 4/3। ये बच्चा आपके पास म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2। ठीक, अब लाइट हमारे पास यहाँ पर इंसिडेंट होती है, तो हमारे पास एयर के मुकाबले ये काफी डेंसर मीडियम है, तो लाइट हमारे पास जैसे ही आपके पास इंसिडेंट होगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड होके नॉर्मल की तरफ। अब 4/3 और 3/2, तो हमारे पास 4/3 हो गया 1.33, और ये बच्चे 1.5 और डेंसर मीडियम हो गया, तो यानी कि और ज्यादा बेंड होकर यहाँ पर आ जाएगी ऐसे, और फिर लास्टली बच्चे एयर में आके ये बाहर की तरफ को ऐसे हो जाए। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यहाँ पर हमारे पास ये एक नॉर्मल बना, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरा नॉर्मल बना, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर तीसरा नॉर्मल बना। ठीक, ये 3 नॉर्मल बने। तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या बेटा, अगर ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री का था एंटर करने वाला, मान लो 30 डिग्री, तो निकलने वाला एंगल भी कितना होगा बच्चे 30। पहली बात ये एयर है, और दूसरी बच्चे एयर है, और दूसरी बात इन तीनों बाउंड्रीज को आप ध्यान से देखिए, तीनों बाउंड्रीज आपके पास क्या पैर, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। और ये नहीं, अगर ये एंगल मेरे पास अल्फा है तो ये एंगल मेरे पास अल्फा होगा, अगर ये एंगल मेरे पास बीटा है तो ये एंगल भी आपके पास बीटा होगा, और आप इसमें भी रिलेशन निकाल सकते हैं। पहले वाले पे स्नेल्स लॉ कैसे लग जाएगा बच्चे हमारे पास, तो 1 साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 4/3 साइन ऑफ अल्फा। दूसरे पे बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3 साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3/2 साइन ऑफ बीटा, और तीसरे पे बच्चे हमारे पास 3/2 साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ 30 डिग्री। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। हर बाउंड्री के ऊपर आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, लेकिन अगर बाउंड्रीज आपस में पैरेलल है तो आप ये समझिए जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नितिका उतना एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। ठीक है नितिका, ये पॉइंट यस सर। लेकिन नितिका तेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पता है क्या होना चाहिए था, तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए था, सर वो क्या केसेस हैं जिसमें बाउंड्रीज पैरेलल नहीं है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इमर्जेंस के बराबर नहीं है, होना चाहिए था ना, हाँ या ना? तो आपको क्वेश्चन पूछना नहीं बंद करना। तो जरा चेक कर लेते हैं नितिका, चल तेरा क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछ लेता हूँ कि सर ये बात बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास बॉडी एयर से एयर जा रही हो और हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस अलग अलग हो? तो देख लेते हैं। ये बच्चा हमारे पास एक केस है जिसके अंदर लाइट आपके पास इंसिडेंट हो रही है ऐसे, ये देखिए ये लाइट बच्चा हमारे पास इस तरीके से आपके पास इंसिडेंट हो रही है, और ये लाइट बच्चा हमारे पास इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल, यहाँ से लाइट बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर दोबारा से नेक्स्ट नॉर्मल। अब लाइट क्या करेगी, इट विल गो इनटू द रेयर मीडियम, तो सीधा रास्ता तो लेगी नहीं, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरफ बेंड कर जाएगा। तो हमारे पास अगर अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये बच्चा हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है। अब बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने के बराबर हो जाएगा, तो अब ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ, तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ, तो ये बच्चा हमारे पास 90 डिग्री माइनस है, और अब बच्चा हमारे पास ये आ गया एंगल ऑफ द इमर्जेंस। तो निकाल कर देखते हैं बच्चे क्या हमारे पास कितने के बराबर। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, तो हमारे पास पहली रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा जरा चेक करते हैं। तो हमारे पास पहली रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा, तो 1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ आई।
और दूसरी रिफ्रैक्शन में ये आ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस आर, तो म्यू इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस आर इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ ए। तो 1 हमारे पास क्या आ गया, साइन ऑफ ए। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड को जरा सॉल्व करते हैं। म्यू कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू साइन ऑफ ए, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन में से म्यू निकाल देते हैं। सो फ्रॉम आपके पास फर्स्ट म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ वैल्यू डाल देते हैं, तो हमारे पास साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इंटू कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। तो देयरफॉर मेरे पास साइन ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉट ऑफ आर इंटू साइन ऑफ। मेरी बात को समझ पा रहे? अब यहाँ पर बच्चे हमारे पास साइन ऑफ ए साइन ऑफ आई के बराबर नहीं हो पाया, और इसकी वजह क्या थी हमारे पास, क्योंकि जिन दो सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन हो रही है उनके बीच का एंगल कितने के बराबर है, आपके पास उनके बीच का एंगल कितने के बराबर है, तो हमारे पास उनके बीच का एंगल 90 डिग्री के बराबर। तो ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इसीलिए एंगल आई एंगल ई के बराबर नहीं होगा। इस वजह से एंगल आई आपके पास एंगल ई के बराबर नहीं होगा। समझ आ गई बात बच्चे? पक्का श्योर? बताओ। यस सर। तो ये केस भी हमको समझ में आ जाता है। तो हमको यहाँ पर रिफ्रैक्शन के कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं कि भैया कब क्या चीज करनी है और कैसे करनी है। स्नेल्स लॉ क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, स्नेल्स लॉ कैसे ट्रांसपेरेंट स्लैब में से होने वाले लेटरल शिफ्ट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, और इसी तरीके से ये हमको समझाता है कि अगर तो हम स्लैब ले रहे हैं और रिफ्रैक्शन पैरेलल बाउंड्रीज के बीच में हो रही है तो ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस बराबर है। लेकिन अगर हमारे पास ये नॉन पैरेलल्स हैं तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम नहीं, तब बच्चे हमारे पास ये बिल्कुल सेम नहीं, इस बात को दिमाग में। चले आगे देखते हैं। तो आज बच्चे हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चे, और इस कॉन्सेप्ट को बच्चे हम बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द एपरेंट डेप्थ, द कॉन्सेप्ट ऑफ द एपरेंट डेप्थ, द कॉन्सेप्ट ऑफ द एपरेंट डेप्थ। व्हेन, जब बच्चे हमारे पास वी ऑब्जर्व, हम बच्चे यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द लिक्विड, ऑब्जेक्ट placed in the liquid, placed in the liquid at some angle, at some angle, at some angle, we see the object image, the object image raised to some height, raised to some height। हमको ऐसा लगता है बच्चे कि ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कुछ हाइट के ऊपर जाकर बन रही है, एंड देयरफॉर वी सी, और इस वजह से हम क्या देखते हैं, वी सी दी एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस वजह से बच्चे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या देखते हैं बच्चे, एपरेंट पोजीशन, वी सी दी एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या देख पाते हैं, एपरेंट पोजीशन को। कैसे, सपोज मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या बच्चे, बाउंड्री, ये बाउंड्री, ऊपर एयर है और नीचे बच्चे हमारे पास वाटर, और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कुछ डेप्थ के ऊपर बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कुछ डेप्थ के ऊपर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, हमारे पास कुछ डेप्थ पे आपके पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट जब एक पॉइंट के ऊपर पहुंचती है और बाहर वाले ऑब्जर्वर तक पहुंचती है, तो जो बाहर वाला ऑब्जर्वर है वो इस लाइट को कहां से आता हुआ देखता है, वो हमारे पास इस लाइट को
इसे डेप्थ से ना आता हुआ देख के कहाँ पर देखता है बच्चे, स्लाइटली थोड़ा ऊपर की, उसको ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ये बच्चा हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के क्या आगे बच्चे, तो ये बच्चा हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के क्या आगे बच्चे, इमेज। तो हमारे पास यहाँ पर ये आपके लिए आगे ऑब्जेक्ट और दूसरी इमेज। जो बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट है, आपके पास उस ऑब्जेक्ट की डेप्थ कितने के बराबर है, डी। तो जो ऑब्जेक्ट है बच्चा हमारे पास उसकी डेप्थ है डी, और जो हमारे पास इसकी इमेज है, क्या इसकी भी डेप्थ डी के बराबर है बच्चे आपके पास। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी जो डेप्थ है बच्चे वो आपके पास किसके बराबर है, डी बाई म्यू के बराबर। यहाँ पर आपके पास, चलो इसको हम प्रूव भी कर लेंगे, पहले हम डी डैश कर देते हैं, मैं इसको प्रूव भी करवा देता हूँ। डी डैश हमारे पास अंदर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और बाहर इस वक्त आपके पास एयर, और जो ऑब्जर्वर है, द ऑब्जर्वर इज वॉचिंग सम ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर फ्रॉम दिस। ये बच्चा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, इसको ये वाला ऑब्जर्वर हमारे पास क्या कर रहे बच्चे, यहाँ से ऑब्जर्व, तो ये बच्चा हमारे पास ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, और इस ऑब्जर्वर को हमारे पास ये जो इमेज है ये आपके पास स्लाइटली ऊपर की तरफ को नजर आती है। तो हमारे पास क्या, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमारे पास ये क्या, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाउ दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज की वजह से हम यहाँ पर क्या कर देते हैं बच्चे, एन, ये बच्चे आपके पास एन डैश, ये हमारे पास ए, और ये हमारे पास आगे बी। सो वी हैव एन एन डैश ए, और दूसरा बच्चा हमारे पास एन एन डैश बी। ये दो चीजें हैं, एन एन डैश ए और एन एन डैश आपके पास बी। जरा पूरी समझदारी से बच्चे हम यहाँ पर काम लेते हैं। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, सबसे पहला काम है स्नेल्स लॉ लगाना। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, लाइट कहाँ से जा रही है, लाइट डेंसर मीडियम से जा रही है, कहाँ पर जा रही है, रेयर पे। तो हमारे पास म्यू इनटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 इनटू साइन ऑफ आर। एंगल बहुत छोटे छोटे, these angles are very small, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर angles are very small, क्योंकि angles are very small, ये लिखना है बच्चे एग्जाम में, the angles are very small, so हमारे पास mu into I is equal to R। ये हमारे पास क्या आ गई, पहली इक्वेशन। ये बच्चा हमारे पास क्या आ गई, पहली इक्वेशन। ये बच्चा हमारे पास क्या आ गई, पहली इक्वेशन। दूसरी बच्चा हमारे पास, अब बच्चा हमारे पास ट्राइंगल है एन एन डैश आपके पास ई, और दूसरी है बच्चे ट्राइंगल आपके पास एन एन डैश और बच्चे हमारे पास बी। तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ आर, तो टेंजेंट क्या हो गया, परपेंडिकुलर एन एन डैश और बेस जो कि डी डैश है आपकी अपरेंट है। और क्योंकि बच्चा हमारे पास एंगल बहुत स्मॉल है, तो ये बच्चे आर इज इक्वल टू एन एन डैश अपॉन डी डैश, ये आगे पहले चीज। दूसरी ट्राइंगल एन एन डैश और ऑब्जेक्ट के पास बी पॉइंट, तो मेरे पास टेंजेंट ऑफ आई किसके बराबर आ गई, तो एन एन डैश अपॉन डी। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके पास आई इज इक्वल टू एन एन डैश अपॉन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, डी आ गया। तो हम क्या करते हैं बच्चे, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं, हम इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, म्यू इंटू आई, तो हमारे पास एन एन डैश अपॉन डी एंड आपके पास आर, दिस इज एन एन डैश अपॉन क्या आ गया, डी डैश। ये बच्चे आपके पास कैंसिल, और वी कैन राइट डाउन डी डैश इज इक्वल टू डी बाई म्यू, डी डिवाइडेड बाई म्यू। सो डी डैश इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, डी डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। तो डेप्थ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो हमारे पास टीचर ये भी पूछेगा कि भैया शिफ्ट कितने का हुआ,
तो हमारे पास यहाँ पे टीचर ये भी पूछेगा शिफ्ट इन पोजीशन, तो हमारे पास हमारी पोजीशन में कितने का शिफ्ट हो गया, सो डी माइनस ऑफ डी डैश और डी माइनस ऑफ डी बाई म्यू, तो यहाँ से डी कॉमन और अंदर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई म्यू, तो हमारे पास शिफ्ट इन पोजीशन डी और ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई म्यू, सो डी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई म्यू। अच्छा क्वेश्चन कैसा आएगा हमारे पास, क्वेश्चन बड़ा सिंपल से, हमारे पास यहाँ पर बच्चे एक आपके पास मीडियम है और जो ऑब्जेक्ट है बच्चे वो 10 सेंटीमीटर नीचे की तरफ है, जो 10 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, आपके पास 50 सेंटीमीटर ले लेते, तो 50 सेंटीमीटर और म्यू की वैल्यू बच्चे आपके पास 3/2 के बराबर, और यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट प्लेस, कैलकुलेट द apparent depth, calculate the apparent depth of the object, तो हमारे पास इसकी apparent depth कैसे आएगी, so calculate the apparent depth of the object, तो हमारे पास d dash is equal to d upon mu, तो हमारे पास d की वैल्यू है 50 divided by 3/2, so this is 100/3 और दिस इज 33 पॉइंट समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 34 सेंटीमीटर, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली अब इसकी जो डेप्थ है बच्चे वो कितनी नजर आएगी 34 सेंटीमीटर। कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड, हमारे पास कुछ और भी बच्चे आपके पास आ जाएगा बच्चे, हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, क्या आपके पास यहाँ पर इस तरीके से सॉरी हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट को किसी डेप्थ के अंदर रखा गया, तो हमारे पास जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी डेप्थ के अंदर रखा गया और सपोज कि ये डेप्थ है 60 सेंटीमीटर और हमारे पास इसकी जो एपरेंट डेप्थ आपको नजर आती है, और वो बच्चे एपरेंट डेप्थ कितने के बराबर आ गई 45 सेंटीमीटर, यानी कि आपको ये ऑब्जेक्ट की इमेज 45 सेंटीमीटर पे नजर आ रही है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, तो हमको बताना कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, और रिमेंबर डेप्थ इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अपर बाउंड्री या फ्रॉम एयर बाउंड्री, ये बात ध्यान रखना कि हमारे टीचर हो सकता है नीचे से ऊपर का क्वेश्चन दे दे, तो जो आपकी लेंथ है डेप्थ है वो कहाँ से मेजर होगी एयर बाउंड्री से, तो हमारे पास यहाँ पर 45 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 45, तो हमारे पास 15 चौके और 15 तीर, तो म्यू की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी आ गई 4/3, तो म्यू की वैल्यू बच्चे हमारे पास 4/3, और सारी डेप्थ बच्चे हमारे पास कहाँ से मेजर होती है, इट इज मेजर्ड फ्रॉम द एयर बाउंड्री। चलो ठीक है बेटा, तो अब के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं कि बच्चों के स्कूल में टेस्ट चले हुए हैं तो भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना उनको, तो इसको बच्चे पढ़ लीजिएगा, तो कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताइएगा, और टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, कोई ऐसी बात नहीं, हमारा सिलेबस सही पेज पे है, तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए, और कोई टेंशन हो तो मुझे कॉल कर देना। चलिए ओके बच्चे, बाय, टेक।